हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th में अतिरिक्त अभ्यास का क्वेश्चन चल रहा है। उसी सीरीज में जो है हम लोग चलेंगे आज। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि ये जो है नीट और जेई के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही नीट और जेई के में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो एक तरह से आप लोगों का जो है नीट और जेई के क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो रहा है। आइए जो है इस सीरीज में हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में 1.28 बताया था। आज जो है 1.29 और इसके आगे की सीरीज चलेगी। कह रहे ये क्वेश्चन की किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र σ/2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n है, जहां यूनिट वेक्टर n क्या है, अभिलंबवत दिशा में बहिर्मुखी एकांक सदिश है। पहले भी बताया जा चुका है कि n कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब एकांक सदिश है ये, ठीक है। सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। तो अब जो है पहले तो इसका ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कोई खोखला आवेशित गोला है, मतलब चालक है, गोला नहीं सॉरी, आवेशित चालक है, उसके पृष्ठ पर कोई क्या कर दिया गया, छिद्र कर दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उस छिद्र में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब जो है एक खोखला आवेशित चालक ले लेते हैं। तो मान लिया कि ये एक खोखला आवेशित चालक है जिसके पृष्ठ पर ये एक जो है छिद्र किया गया है। देख सकते हैं यहां से काट करके क्या किया गया, छिद्र किया गया, ठीक है। अब जो है यहां से काट करके छिद्र किया गया है। अब इस खोखले गोले के पृष्ठ पर जो छिद्र किया गया है, इसका क्षेत्रफल मान लिया गया कितना है, dA है, ठीक है। और इसके निकट एक बिंदु P मान लिया गया जो इसके काफी जो है करीब है। तो इस पृष्ठ पर अब क्या करना है, इस पृष्ठ के कारण जो dA है, dA के कारण इस बिंदु P पर जो इसके निकट है वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और शेष भाग जो बच रहा है, शेष भाग यही बच रहा है आपका, तो इसके कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और तब दोनों वैद्युत क्षेत्र का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो निकल जाएगा इस बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इसके अंदर की तरफ यानी कि dA के अंदर की तरफ, ये तो बाहर की तरफ P माना गया है, अब अंदर की तरफ एक बिंदु लेंगे और उस पर भी सेम यही प्रोसेस करेंगे कि इस जो है इस कटे हुए भाग से के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो आइए जो है इसके आगे करते हैं। तो ये मान लिया गया है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर एक छिद्र है जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है भाई, किसी आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो लिखेंगे चूंकि किसी आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र के निकट किसी बिंदु पर लिख लीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। यहां से चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है भाई, σ/εp, ठीक है। ये पहले से बताया जा चुका है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। कोई आवेशित चालक हो, उसके निकट अगर कोई बिंदु हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर σ/εp, जहां सिग्मा क्या है, दिया हुआ है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब इसके बाद से
चूंकि इसमें जो है ये एक छोटा सा पोर्शन काटा गया है जो शेडेड दिख रहा है आपको, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, डीए है। तो अब जो है अब कहेंगे कि माना डीए आवेशित पृष्ठ द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, अब चलिए ये डीए भी तो आवेशित होगा क्योंकि ये पूरा पृष्ठ आवेशित है, तो उसी का एक भाग है। तो डीए आवेशित पृष्ठ द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र देखा जाए कितना होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो अब इसके लिए अब देखिए वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 है, इसको निकाला जाएगा, वह शेष पृष्ठ द्वारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है, ये मान लिया गया। देखिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस पर E1 और शेष जो पृष्ठ बच रहा है ये आपका शेष बच रहा है, तो इसके कारण भी बिंदु P पर होगा, तो E2 मान लिया गया, ठीक है। अब जो है अब जरा देखा जाए कि P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, अतः P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा भाई, दोनों का सम। लेकिन ये सम तो हमने बड़े आराम से लिख दिया, लेकिन ये सम हम करेंगे कब, कि जब यहां पर हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब जो है जरा यहां पे देखा जाए P पर कि इस डीए के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी और इस शेष भाग के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब कोई विचालक धनावेशित रहता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर की तरफ होती है और लंबवत दिशा में होती है, ठीक है। तो ये कैसा है चालक, धनावेशित है, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके पृष्ठ के ठीक लंबवत दूर की तरफ होगा। तो चूंकि ये भी धनावेशित है तो इसके कारण भी इसी दिशा में होगा, और ये शेष पृष्ठ भी क्या धनावेशित है तो दूर की तरफ ही होगा। तो यानी कि ये दोनों के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, एक ही दिशा में होगी और एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में होगी कहेंगे, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में है तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि दोनों का क्या हो जाएगा, जनरली सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये आ गया E बराबर E1 प्लस क्या आ जाएगा, E2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग देखें तो दोनों E का मान है, देख लीजिए आप। तो जब समीकरण 1 से दोनों समीकरण 1 व 2 को देखिए तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से या 2 की तुलना करने पर तो क्या आएगा, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल आएगा ये। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब मान लेते हैं कि डीए के निकट अंदर की ओर एक बिंदु क्या है, P डैश है। तो अब इस पर भी देखेंगे कि डीए के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है और शेष पृष्ठ के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो लिख लेते हैं, माना डीए के अति निकट अंदर की ओर एक बिंदु P डैश है, एक बिंदु P डैश है। अंदर की ओर एक बिंदु P डैश है जिस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बताइए आप लोग। जिस पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि
अंदर आवेश नहीं है, यह आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर है, क्योंकि खोखला आवेशित चालक है। तो खोखले आवेशित चालक के अंदर वाले पृष्ठ पर आवेश नहीं होते, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि तो अब जो है यहां पर जरा देखिए कि यहां पर अब जरा दिशा की बात कर ली जाए तो दिशा किधर होगी। तो देखिए ये पहले जो है डीए के कारण देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो डीए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अपने दिमाग में कल्पना करिएगा कि जो पृष्ठ काटा गया है तो उस पृष्ठ से दूर की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र, यानी कि डीए ये काटा गया है तो डीए के कारण जो है अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगी, अंदर की तरफ, यानी कि E1 किधर हो गया, अंदर की ओर। लेकिन ये जो शेष भाग है, ये जो शेष भाग है तो इसके कारण दूर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, जैसे इसमें था। तो यानी कि इसके कारण, बड़े वाले पृष्ठ के कारण, यानी कि E2 इस दिशा में होगी। तो आप देख लीजिए डीए के कारण अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, जबकि शेष पृष्ठ के कारण बाहर की तरफ होगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं ये एक दूसरे के विपरीत हो गए जो है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे इस चीज को, Q पर यानी P डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, अतः P डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 बराबर 0। ठीक है, E1 माइनस E2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहां जब आप जोड़ेंगे तो दोनों की दिशा, एक इधर है एक की दिशा इधर है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे भाई। एक माइनस में होगा तो एक प्लस में होगा। ठीक है, दोनों का आप बीजगणितीय योग करेंगे तो E1 माइनस क्या आएगा, E2 आएगा बराबर 0। तो अब यहां से अगर आप वैल्यू निकालिए तो E1 बराबर क्या आएगा, E2 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2। अब E2 का मान हम लोग किसमें पुट कर देंगे भाई, तो E2 का मान हम लोग जो है समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहां से, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब E2 का ही मान क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोग को किसका मान चाहिए, E1 का मान। ठीक है, तो अब जो है E2 का मान रख दिया समीकरण 3 में। तो देखिए E2 की जगह पे E1 लिखेंगे ना, तो E1 तो पहले से है, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो 2E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि E1 बराबर आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो है यहां तो जो है E1 बराबर आ गया। सदिश रूप में अगर इसे लिखिए तो सदिश रूप में लिख लीजिए। तो ये सदिश राशि है तो इस पे वेक्टर लगा देंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जहां यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू क्या है भाई, एकांक सदिश है। क्या है ये, एकांक सदिश। ठीक है, अब जो है अब जरा देखिए कि ये वैद्युत क्षेत्र कितना निकल के आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र कितना हो। छिद्र में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n होगा। तो अब इस चित्र को यहां से, यानी कि ये पोर्शन, साइडेड पोर्शन को काट के निकाल दीजिए। ठीक है, तो जब ही साइडेड पोर्शन को आप काट के निकालेंगे तो चूंकि ये जो है P के काफी नजदीक है, काफी करीब है, तो अगर इसको हम लोग काट के निकाल भी देंगे तो इस यहां पर इस गड्ढे में जो है कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि P पर वैद्युत क्षेत्र आपने निकाला है इतना, और P इसके काफी करीब है। तो जब इसको आप निकाल भी देंगे, गड्ढा हो जाएगा, तो भी उसमें कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा। क्यों बताइए। तो अब जो है यही चीज लिखेंगे, चूंकि डीए P के अति निकट है, अतः
डीए को काट कर निकालने से बने छिद्र में वही चीज लिखना है, वैद्युत छत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर एन होगा। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.30। गाउस नियम का उपयोग किए बिना, गाउस नियम का उपयोग नहीं करना है। किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के लंबे पतले तार के कारण वैद्युत छत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। संकेत दिया है, सीधे ही कूलाम के नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन निकालेंगे। ठीक है, तो बिना गॉस के नियम का उपयोग किए ही किसी पतले लंबे तार के कारण वैद्युत छत्र के लिए क्या करना है, सूत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में लाना होगा कि पहले क्या लेंगे, एक पतला लंबा तार लेंगे जो अनंत लंबाई का होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक पतला लंबा तार है जो क्या है, अनंत लंबाई का है। ठीक है, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत छत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो है इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए रूल होता है कि इस लंबे तार के एक सिरे पर एक छोटी सी लंबाई ले लेते हैं जो क्या है भाई, dx है। ठीक है, और इस छोटी सी लंबाई पर आवेश मान लेते हैं dq है। भाई अगर पूरे तार पर आवेश अगर q हो तो छोटी सी लंबाई पर आवेश छोटा ही होगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, dq मान लिया। ठीक है, ठीक ऐसे ही दूसरे सिरे पर भी होगा, मानेंगे दूसरी तरफ, यानी कि O से बराबर दूरी पर, यानी कि O से इस dx की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, और इस O से इतनी ही दूरी पर दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में भी उतनी ही लंबाई का एक सेक्शन लेते हैं, यानी कि dx, और इस पर भी आवेश कितना है, dq है। तो अब करते क्या है कि इसके कारण, यानी कि dq के कारण बिंदु P पर वैद्युत छत्र की तीव्रता निकालते हैं, वैद्युत छत्र निकालते हैं। इस dq के कारण जो है वैद्युत छत्र की तीव्रता निकालते हैं, वैद्युत छत्र निकालते हैं या वैद्युत छत्र की तीव्रता कहिए। तो ये सब माना जा चुका है पहले से। लंबाई का एक सीधा तार है जो धनावेशित है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत छत्र क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये सब लिखा हुआ है। तार का एक अति सूक्ष्म भाग लिया गया है dx, और dx पर आवेश कितना है, dq है, ये सब लिख दिया गया है। अब बात आती है कि इस dx के कारण जो q पर है, तो P पर दिशा क्या होगी इसकी, तो देखिए चूंकि ये धनावेशित है, क्योंकि ये dx क्या है, धनावेशित है, तो इससे दूर की तरफ जो है इसके वैद्युत छत्र की क्या होगी, दिशा होगी। तो इसका मतलब कि इसके वैद्युत छत्र की दिशा बिंदु P पर इस दिशा में होगी, और वो भी कितना होगा, dE1 के बराबर होगा। dE1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि छोटा सा आवेश है, तो यहाँ पे वैद्युत छत्र भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा, तो यानी कि इस दिशा में होगा। अब यहाँ से जरा दिशा निकाल लीजिए भाई P पर, तो अब ये धनावेशित ये भी है, तो इससे दूर की तरफ होगी, तो यानी कि P पर दूर की तरफ, यानी कि ये दूर की तरफ हो गई इसकी दिशा, और इसको क्या बोलेंगे, dE2, यानी इसके कारण बोलेंगे इसको dE2। ठीक है, अब जो है ये कोण अगर मान लिया जाए थीटा है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। अब अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब चूंकि ये देखिए ये एक तरह का वेक्टर है dE1 और dE2, तो इसके दो घटक होंगे। ठीक है, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो सबसे पहले dE1 के घटक की बात कर लेते हैं। तो dE1 का एक घटक, ये dE1 इस दिशा में है, तो देखिए इस दिशा में है, तो अब इसका एक घटक ऐसे होगा और एक घटक इसका ऐसे होगा। ठीक है, तो यानी कि एक घटक इसका इस पर मिलेगा, एक घटक इसका इस पर मिलेगा, जिसको dE1 क्या कहेंगे भाई, cos थीटा बोलेंगे। ठीक है, और एक घटक इसका इस पर मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, dE1 sin थीटा। ठीक है,
DE1 साइन थीटा। अब DE2 के घटक को निकालिए, तो DE2 का घटक, तो DE2 ऐसे है ना, ऐसे है, तो इसका एक घटक ऐसे मिलेगा, ये DE2 ऐसे है तो इसका एक घटक ऐसे मिलेगा और एक घटक इसका ऐसे मिलेगा, लंबवत मिलेगा। ठीक है, तो एक घटक आपका फिर से किस पर मिलेगा भाई, इसी पर मिलेगा एक घटक, यानी कि DE2 cos थीटा इसी पर मिलेगा और यहां मिलेगा DE2 क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, अब जो है, अब चलिए बात करते हैं। अब ये तो निकल गया भाई घटक, अब ना तो DE1 से मतलब है और ना तो DE2 से मतलब है, इसके घटक से मतलब है। ठीक है, अब देखिए ये इस घटक का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है और परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहां से जो दूरी यहां से यहां की जो दूरी है वही यहां से यहां की भी दूरी है, तो ये आवेश भी समान है दोनों का और दूरी भी क्या है, दोनों का सेम है, तो इसका मतलब कि ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब ये दूरी निकाल लेते हैं, तो ये दूरी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका आधार और ये लंब हो गया। तो कर्ण निकालना है आपको, तो आधार का वर्ग धन क्या होता है, लंब का वर्ग, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक उतना ही ये भी होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अभी देखिए दोनों दूरी बराबर थी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपका हो गया यहां से। ठीक है, अब आइए जो है अब लिखते हैं क्या लिखेंगे कि DE1 के dx बिंदु P पर DQ के कारण, बिंदु P पर DQ के कारण, DQ के कारण, बिंदु P पर DQ के कारण वैद्युत क्षेत्र क्रमशः, एक ही बार मैं लिख दे रहा हूं दोनों के लिए, क्रमशः का मतलब ये भी DQ है और ये यहां पे भी आवेश DQ है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, DE1 व क्या है भाई, DE2 है। ठीक है, ये मान लिया गया DE2 है। अब DE1 के दो घटक, DE1 cos थीटा व DE1 sin थीटा तथा DE2 के दो घटक, इसके भी दो घटक होंगे, DE2 cos थीटा व DE2 sin थीटा होगा। ठीक है, अब चित्र में आप देखिए, चूंकि DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में बराबर तथा विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो चलिए अब इसकी कहानी खत्म हो गई इन दोनों की। अब किसको लेना है, सिर्फ ये दो बचे। ठीक है, इसी प्रकार DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा एक ही दिशा में है, अतः यह क्या हो जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, परिणाम स्वरूप कुल
वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। ठीक है, अब इसको माना जा सकता है E बराबर DE cos थीटा मान लिया, इन दोनों को मिलाकर के DE cos थीटा मान लिया। ठीक है, यहां तक मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। क्योंकि ये एक ही दिशा में दोनों है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, निरस्त कर देंगे। निरस्त करने का मतलब जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत है। तो एक को धन के साथ रखेंगे तो एक को ऋण वैल्यू के साथ रखेंगे तो जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब यहां से अगर हम लोग जो है DE की वैल्यू रखें तो DE है क्या वास्तव में, DE आपका जो है ये DE की वैल्यू अगर रखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DQ अपान क्या हो जाएगा, अरे भाई बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है, यही है ना आपका भाई, इस DQ के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र वही ना DE है। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, R² प्लस X² का क्या होल स्क्वायर, भाई Q अपान R² होता ही है, और इसके साथ लगा है क्या, cos थीटा। ठीक है, तो अब जो है मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया। कुछ भी नहीं किया गया, इसकी वैल्यू रखी गई है इसके कारण, तो आवेश बटा बीच की दूरी का वर्ग और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वही लिखा गया DQ अपान इसके बीच की दूरी कितनी है, √R² प्लस X²। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ cos थीटा अपान R² प्लस X², क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब जो है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां से cos थीटा को हटाना होगा। ठीक है, cos थीटा को रिप्लेस करते हैं तो कहां आएंगे, चित्र में। तो अब चित्र से यानी कि त्रिभुज ले लेंगे आप, देखिए QPO, त्रिभुज QPO में डायरेक्ट लिखिए cos थीटा बराबर, अब देखिए क्या आता है, cos थीटा बराबर होता है, आप लोग मैथ में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये थीटा है तो आधार ये बनेगा और कर्ण ये बनेगा, तो आधार कितना है R और कर्ण कितना है √R² प्लस X²। तो यानी कि ये हो जाएगा R अपान √R² प्लस X²। ठीक है, ये आपका cos थीटा की वैल्यू आ गई। अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपान R² प्लस X² इंटू R अपान √R² प्लस क्या हो जाएगा X²। ठीक है, अब देखिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DQ इंटू R अपान, देखिए ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां 1 इसका पावर और इसको जब हटाएंगे तो हाफ लगेगा, तो यानी कि 1 और 1/2 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं R² प्लस X² का पावर कितना 3/2। समझने का प्रयास करिएगा, इसका पावर 1 है और जब रूट को हटाएंगे तो पावर क्या लगाते हैं, हाफ। तो 1 और हाफ जब जुड़ेगा तो कितना होगा 3/2। ठीक है, तो आप जो है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि ये जो है कैसे आया, कहां से आया। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों का इसमें जो है देखिए रैखिक आवेश घनत्व तो दिया है लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, तो अब जो है आवेश को हटा करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व लिखेंगे। तो चूंकि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। तो यहां पर एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, और DQ अपान क्या लिख सकते हैं, DX लिख सकते हैं। तो अब किसकी वैल्यू चाहिए, DQ की ना,
तो जरा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। तो अब dq की जगह पे समीकरण 2 में dq की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अतः समीकरण 2 से क्या होगा, E बराबर, देखिए dq 1/4πε0 और dq की जगह पे लिख दिया लैम्डा इंटू dx और इंटू क्या है r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये जो है यहां वैल्यू पुट कर दिया गया इसका। ठीक है, अब चूंकि जो है तार अनंत लंबाई का है, इसलिए तार ये क्या है, अनंत लंबाई का है, इसलिए यहां से x को क्या करना होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि तार क्या है, अनंत लंबाई का है, तो x यहां पे नहीं रह सकता। तो अब जो है x को अगर रिप्लेस किया जाए तो अब त्रिभुज, फिर से त्रिभुज इसी में आइए, फिर से फिगर में आइए, तो QPO में x की वैल्यू निकालनी है r के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए लंब बन रहा है और ये आधार बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे भाई, लंब बटा आधार होता है, तो लंब x है और आधार r है, तो x अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो x बराबर आ जाएगा r tan थीटा। तो देख लीजिए x का मान आ गया r tan थीटा, यानी कि x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे भाई, r tan थीटा, तो x खत्म हो गया। अब चूंकि इसमें dx भी है तो dx को भी तो हटाना पड़ेगा, तो जो है यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अवकलन करने पर तो ये dx का dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, r tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, d थीटा। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो देखिए dx की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। तो अब जो है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, अतः समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 3 से मान केवल भर देना है आपको, तो 1/4πε0 और लैम्डा इंटू dx के जगह पे ये लिख लीजिए आप, तो dx के जगह पे क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, और इंटू r अपॉन यहां लिखिए जरा, तो r स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या लिखना है, r tan थीटा, तो r tan थीटा का क्या मतलब स्क्वायर करेंगे, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और इसका पावर क्या है, 3/2 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चला जा रहा है, इसमें आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चूंकि जो है ये छोटे से भाग के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र निकाला गया है, तो संपूर्ण तार के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण चालक तार के कारण, अतः संपूर्ण चालक तार के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या करेंगे भाई, तो समाकलन करते हैं, आप जानते हैं, तो समाकलन 1/4πε0 और ये देखिए लैम्डा इंटू r और r का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन नीचे आ जाइए, तो r स्क्वायर प्लस, तो r स्क्वायर पे यहां से कॉमन ले लीजिए, तो r स्क्वायर को जब आप निकालेंगे बाहर तो क्या वास्तव में निकलेगा, r³ निकलेगा बाहर, क्योंकि 3/2 बाहर बैठा हुआ है, तो ये r³ बाहर निकल गया, तो बच गया यहां पर 1 प्लस क्या बच गया भाई, tan स्क्वायर थीटा और इसका पावर क्या बच गया, 3/2। ठीक है, अब लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट, तो लिमिट अब कैसे आएगा, तो लिमिट को जरा समझिएगा, यहां से
ये बिंदु P है और ये तार है। अगर ये तार अनंत लंबाई का हो जाए, इसको फैलाते जाइए तो जो dx है वो ऊपर जाने लगेगा और ये नीचे आने लगेगा और ये कोण फैलने लगेगा। तो फैलते फैलते ये अगर बिंदु P इसके काफी करीब आ जाए तो ये लगभग कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट में और लेफ्ट में हम कल्पना कर रहे हैं। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/2। तो यानी कि हम π/2 प्लस में और π/2 किसमें, माइनस में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली तो सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं क्या कॉमन होगा इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और ये देखिए कट गया, ये तो एक r नीचे बच गया, ठीक है। और क्या कॉमन हो जाएगा भाई, तो और इसमें से सिर्फ ये π/2 है तो ये थीटा का ही क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो λ/r भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/ क्या निकल गया, r इंटीग्रेशन ऑफ π/2 प्लस π/2 और क्या बच गया, तो ऊपर बच गया शेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वास्तव में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये 3/2 होगा। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का क्यूब हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r और इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 तक, और ये देखिए शेक स्क्वायर। अब ये वास्तव में एक स्टेप मैं और लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, अपॉन ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा इससे कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r और इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 और यहां पर 1 क्या बचा, सेक थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको बदल दीजिए कॉस थीटा में, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो λ/ क्या हो जाएगा, r λ/r इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू डी थीटा। बिल्कुल आसान हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो ये लिख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r और इसका इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है। लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट। अब आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r और ये पहले अपर लिमिट रखिए, तो sin π/2 हो जाएगा और माइनस होता है, माइनस लोअर लिमिट, तो sin -π/2 ये हो गया। अब देखिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r और ये देखिए π/2 का मान कितना हो जाता है, 1 होता है, मतलब 90 sin 90 कितना होता है, 1 होता है, माइनस। अब ये देखिए sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र में माइनस थीटा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से ये अगर साइन -π/2 तो माइनस साइन π/2, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब E बराबर हो गया कुल मिला के 1/2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/ क्या हो जाएगा, r, ठीक है। ये जो है आपका निकल के आ गया वैद्युत क्षेत्र। चाहे तो आप यहां से 2 से 4 को 2 टाइम्स काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/ क्या हो जाएगा, r। यही इसी सूत्र की क्या कर रहा था, बात कर रहा था कि आप यही सूत्र क्या करिए, निकाल दीजिए। और इसकी दिशा किधर होगी, तो लिख लेंगे ओपी दिशा में। किधर होगी दिशा, तो ओपी दिशा में होगी, फिगर में देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.31। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है बट है कुछ नहीं इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव्य के नाभिकों का निर्माण करते हैं। भाई नाभिक का निर्माण किससे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
3 क्वार्कों से मिलकर बनता है, यानी कि प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क को हम U द्वारा, और जिन पर आवेश कितना होता है 2/3 प्लस के साथ होता है E, तथा डाउन क्वार्क होता है जिसको हम D से दिखाते हैं, जिन पर -1/3 E आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर सामान्य द्रव्य बनते हैं। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए गए हैं जो भिन्न असामान्य प्रकार के द्रव्य बनाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संघटन समझाइए, यानी कि सुझाइए मतलब समझाइए। तो देखिए, एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, एक न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, एक जो है अप क्वार्क U से, जिस पर आवेश कितना होता है 2/3 होता है। तो आइए लिखते हैं इसी चीज को। ठीक है, यानी कि 2 तरह का क्वार्क, एक अप क्वार्क, तो अप क्वार्क को हम किससे डिनोट करते हैं U से। ठीक है, और दूसरा डाउन क्वार्क, इसको किससे डिनोट किया जाता है D से। ठीक है, अप क्वार्क पर आवेश +2/3 E, डाउन क्वार्क पर आवेश बराबर -1/3 E। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, आवेश की बात हो गई। अब इसके बाद से अब क्या लिखते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर, चूंकि एक प्रोटॉन पर आवेश आप जानते हैं कि कितना होता है भाई, +E के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर होता है, +E के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना, ये दिमाग में रखना कि +E के बराबर होता है, इस पे क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उदासीन होता है। अब जो है अप क्वार्क को U से और डाउन क्वार्क को D से डिनोट करते हैं। तो अब अगर प्रोटॉन के लिए अगर संघटन बनाया जाए क्वार्क का, तो प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब प्रोटॉन के लिए संभव क्वार्क संयोजन, अब लिखेंगे, अब प्रोटॉन के लिए संभव क्वार्क संयोजन या संयोजन क्या होगा भाई, संयोजन बराबर UUD। ये कैसे, UUD का मतलब कि देखिए, अप क्वार्क को U से दिखाते हैं, और U पर कितना आवेश है, +2/3 है। तो U यानी कि 2/3 और +2/3 होगा, मतलब जो जोड़ना है, और -1/3। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, A का, मतलब ये सबके साथ E है सबके साथ। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1E के बराबर आएगा, किसमें, प्लस में। तो 1E के बराबर प्लस में आया, और इतना ही क्या होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा जा रहा है, UUD लिखा जा रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, एक प्रोटॉन पर कुल आवेश, अतः एक प्रोटॉन पर कुल आवेश बराबर U प्लस D, यानी कि U प्लस D का मतलब कि अप क्वार्क पर कितना आवेश है और D क्वार्क पर कितना आवेश है। तो ये होगा +2/3E प्लस 2/3E और -1/3E। तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1E, यानी कि प्लस E। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि, तो यानी कि ये जो संयोजन है UUD होगा। ठीक है, तो वही आपसे कह रहे हैं, संभावित क्वार्क संगठन क्या होगा, UUD होगा। इसी प्रकार एक न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं, आइए यहां लिखते हैं, इसी प्रकार एक
न्यूट्रॉन, सेम सेम यही चीज लिखिए, एक न्यूट्रॉन के लिए संभव क्वार्क संयोजन, एक न्यूट्रॉन के लिए संभव क्वार्क संयोजन, संभव क्वार्क संयोजन कितना होगा? संभव एक के लिए जो है संभव क्वार्क संयोजन क्या होगा, इसको लिखना है हम लोगों को। तो अब इसके लिए क्या क्या बनाएंगे, UDD बनाएंगे, UDD। अब देखिए क्यों UDD होगा भाई, U प्लस डी जब करेंगे तो U की वैल्यू कितनी है, +2/3 है, E -1/3 E और -1/3 E। तो देखिए 1/3 E 1/3 एक साथ जुड़ जाएगा, तो 2/3 E और -2/3 E, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0। और कितना आना चाहिए, आवेश पर न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 0, तो UUD बनेगा। अतः एक न्यूट्रॉन पर आवेश बराबर U प्लस D। इसका लिखने का मतलब U पर आवेश प्लस D पर आवेश प्लस D पर आवेश। तो U पर आवेश कितना है, 2/3 E प्लस -1/3 E और प्लस -1/3 E। टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से +2/3 E और -2/3 E आएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि न्यूट्रॉन के लिए जो संयोजन होगा, क्वार्क संघटन होगा, वो UUD होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं इसके आगे वाला जो है क्वेश्चन का सीरीज में लेके आऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।